friends, good evening. Welcome to this weekly market analysis once again. फाइनली हम लोग करीब 10 हफ्ते की मुशक्क़त के बाद 16,000 का जो एक रेजिस्टेंस था बहुत स्ट्रॉन्ग, उसको डिसाइसिवली तोड़कर हम ऊपर जाकर बंद हुए। 16,200 के ऊपर हम लोग क्लोज हुए। हम अभी तक देखते आ रहे थे कि FIIs लगातार सेलिंग कर रहे थे, पूरे जुलाई में सेलिंग किया उन्होंने। और हमने ये कहा था लास्ट टाइम कि जब भी FIIs का रुख पलटेगा, या तो वो सेलिंग बंद करें या बाइंग की तरफ आएँ, तब हम इस रेजिस्टेंस को क्रॉस कर पाएंगे। फाइनली वही हुआ। लास्ट वीक में जैसे ही जुलाई सीरीज़ ख़त्म हुई ऑप्शंस की, नई अगस्त की सीरीज़ शुरू होते ही FIIs ने बाइंग शुरू करी और हम 16,000 क्रॉस कर पाए। अब अगेन ये सवाल खड़ा होता है कि अब यहाँ से आगे क्या है। और ये सवाल तो हमारे सामने हमेशा ही रहेगा और रहना भी चाहिए। इससे रिलेटेड एक चीज़ मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये अपने को समझना बहुत ज़रूरी है कि हम ये डिस्कशन करते क्यों कि मार्केट कहाँ जाने वाला है, क्या रेंज है। तो अगर आप मार्केट में लॉन्ग टर्म काम करना चाहते हो, रेगुलर काम करना चाहते हो कंसिस्टेंटली, तो आप कभी भी इस चीज़ को भूल नहीं सकते कि मार्केट की रेंज क्या है, किस रेंज में। ये असेसमेंट आपको हमेशा करना पड़ेगा। वही एक की है आपके सक्सेस की, अलॉन्ग विद रिस्क मैनेजमेंट। तो मार्केट एक रेंज में चलता है। एक उसकी एक शॉर्ट टर्म रेंज होती है और एक मीडियम टर्म रेंज बोल सकते हैं, जो कि बड़ी होती है थोड़ा। जो शॉर्ट टर्म रेंज है वो डिसाइड होती है आपके करंट सीरीज़ में फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के जो बड़े बिग हैंड्स हैं, बड़े इन्वेस्टर्स हैं, DIIs हैं, FIIs हैं, HNIs हैं, उन्होंने कहाँ पोजीशन ले रखी है इंडेक्स में और स्टॉक्स में। तो उस रेंज के बाहर वो उसको नहीं जाने देते, कोशिश रहती है उनकी, क्योंकि उन्होंने ऑप्शन सेल करे होते हैं। उनका इनकम का ये मेजर सोर्स यही है, सेलिंग ऑप्शंस। तो जिस रेंज में ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ जिन स्ट्राइक्स पे उन्होंने ऑप्शंस को सेल कर रखा है, जिससे उनको इनकम मिल रही है, उसके बाहर अगर वो स्टॉक या इंडेक्स जाएगा तो उनको नुकसान होगा। तो उनकी कोशिश रहती है कि वो स्टॉक या इंडेक्स उस रेंज के अंदर ही रहे। ये एक मंथ के अंदर प्ले आउट होता है। वो हम ओपन इंटरेस्ट जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शन सीरीज़ का है उसके थ्रू असेस करते हैं, और भी कुछ फैक्टर्स हैं उसके थ्रू। तो हमको ये रेंज का असेसमेंट हर महीने होना ज़रूरी है। और उसके बाद फिर हमारा आता है रिस्क मैनेजमेंट और एंट्री। यानी अगर हम उस रेंज का जो हमने असेस किया है, अगर मेरी रेंज का असेसमेंट ये है कि इस महीने में, अगस्त के महीने में, रेंज 16,000 से लेके और 17,000 के बीच में रहेगी निफ्टी पर, तो जब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, यानी 16,000 से और 16,300 के बीच में, तब मैं बाय करने का सोचूंगा। जब वो 16,700 के ऊपर निकलेगा तब मैं सेल करने का सोचूंगा। उस समय मैं बाय नहीं करूंगा। या फिर उस समय अगर मुझे बाय करना है तो मैं अपनी पोजीशन साइज कम कर दूंगा। यानी जब 16,300 पर था तब मैंने सोचा कि मैं 500 शेयर उठाऊंगा। अब अगर 16,700 पे है तो मैं बोलूँगा कि मैं सिर्फ 50 या 100 शेयर उठाऊंगा। ये रिस्क मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। तो ये रेंज का असेसमेंट और उसके अंदर फिर आपकी एंट्री और एग्ज़िट, ये अगर आप इस प्लान से चलोगे तो आप कंसिस्टेंटली आप इसके अंदर एक प्रॉफिटेबल ट्रेड्स अपने जनरेट कर पाओगे। अदरवाइज़ अगर आप इसको नज़रअंदाज करेंगे या आपके जहन में अगर ये इसका पर्सपेक्टिव नहीं है रेंज का, तो आप गलत समय पर आप ट्रैप हो सकते हो। और इसके अलावा आपको एक इससे लार्जर जो रेंज है, ये जो मैंने आपको बताया, एक महीने की जो रेंज है वो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के बेसिस पे है, प्लस जो इमीडिएट ट्रिगर्स हैं हमारे आसपास जो दुनिया में हो रहा है, देश में हो रहा है, चाहे वो इकोनॉमी को लेकर हो या रिजर्व बैंक की पॉलिसी को लेकर हो, इस तरह की जो बेसिक इंफॉर्मेशन न्यूज़ फ्लो होता है उसके ऊपर। उसके अलावा एक लार्जर रेंज होती है
जो कि मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स पर चलती है, जैसे जो हमारा ग्रोथ रेट है, कंपनीज़ के प्रॉफिटेबिलिटी है, या कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी चेंजेस हैं, तो वो प्ले आउट होती है मल्टीपल ईयर्स में। उस वो किस बेसिस पे होता है और कैसे होता है, उसमें कुछ हम डिस्कस करेंगे आज अपने प्रेजेंटेशन में भी। तो इस ओवरऑल रेंज को अपने को असेस करना बहुत ज़रूरी है टू बी सक्सेसफुल इन दिस मार्केट एंड नॉट गेट ट्रैप्ड। तो ये हम डिस्कस करेंगे अपने प्रेजेंटेशन में। लेट्स डू दैट। तो फर्स्ट वी डिस्कस द फैक्टर्स जो हमको अभी इम्पैक्ट कर रहे हैं। डेल्टा वेरिएंट, कोर्स वी नो, ऑफ एंड ऑन बातचीत चल रही है, वापस उसकी सिवियरिटी बढ़ सकती है, कहीं पर लॉकडाउन्स बढ़ाए हैं, पॉजिटिव न्यूज़ भी आती है। तो दिस इज़ ए जोकर इन द पैक। अभी कुछ बोल नहीं सकते कि किस तरीके से ये करवट लेगा जो, और कभी सडनली कोई चीज़ एडवर्स आ सकती है इसकी तरफ से। तो वी हैव टू बी कॉशियस ऑफ दैट। ये एक फैक्टर ऑफ कॉशन है। दूसरा, हमने देखा कि निफ्टी 16,000 तो क्रॉस कर गया। बेसिकली उसमें लार्ज कैप का ही रोल है, मिड कैप स्मॉल कैप्स अभी भी नहीं चले हैं उतना। और इसमें एक फैक्टर जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, चाइना फैक्टर, उसका भी लगता है कि कुछ रोल है, और आगे चल के ये चीज़ और क्लैरिटी आएगी, क्योंकि चाइना में जो चाइनीज़ गवर्नमेंट ने क्रैकडाउन किया उनकी टेक फर्म्स पर, उसके चलते पॉलिसी इनस्टेबिलिटी की कंडीशंस वहाँ पर लोगों को, वर्ल्ड को देखने को मिली है। और दूसरी तरफ इंडिया में पॉलिसी काफ़ी स्टेबल है। और रिसेंटली अभी गवर्नमेंट ने जो अनाउंस किया कि वो लोग रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स वाला जो एक लॉ था उसको वापस ले रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ऑफ कोर्स वो एफडीआई को इम्पैक्ट करेगा, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो मार्केट में आ रहा है उसको इम्पैक्ट नहीं करेगा वो, लेकिन एक ओवरऑल साइकोलॉजिकल पॉजिटिविटी वो मार्केट के अंदर देगा। तो अगर ये फ्लो आता है, इवन सम परसेंटेज ऑफ इट, इट विल बी ह्यूज फॉर द इंडियन मार्केट, और हम बहुत हायर लेवल्स देखने के लिए तैयार हो सकते हैं। क्या लेवल्स हैं वो अभी हम बात करेंगे जब चार्ट्स पर जाएंगे। डोमेस्टिक डाटा हमारा, उसमें आरबीआई ने जो पॉलिसी अपना अनाउंस किया, दे हैव क्लियरली सेड कि हालांकि इन्फ्लेशन हाई है लेकिन वो टेम्पररी है, तो इट्स नॉट ए कंसर्न, एंड इंटरेस्ट रेट्स आर नॉट गोइंग टू राइज एनी सून। सर्विसेज पीएमआई हमारा जो वो गिरा है, कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, बट वो मार्केट पहले ही उसको डाइजेस्ट कर चुका था, क्योंकि मालूम था कि लॉकडाउन के चलते सर्विसेज बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं होना है उसके अंदर। अब नेक्स्ट वीक में इन्फ्लेशन डाटा आएगा और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डाटा आएगा, तो वो देखेंगे किस तरीके से पैन आउट होता है। ओवरसीज़ जो हमारे क्यूज़ हैं उसमें चाइना में थोड़ा स्लो डाउन ग्रोथ का हुआ है, हालांकि उनका पीएमआई मैन्युफैक्चरिंग का 50 से ऊपर ही है, बट माइल्ड स्लो डाउन देखने को मिला है। लेकिन यूएस में जो डाटा आ रहा है यूएस से पेरोल्स का और ग्रोथ का, वो पॉजिटिव है। देन विक्स हमारा बहुत लो लेवल पे है, नो फियर इन द मार्केट, गुड। बाकी जो इंटरनेशनल फैक्टर्स हैं, हमारा डॉलर इंडेक्स, 10 ईयर बॉन्ड यील्ड यूएस का, वो सब अभी कंट्रोल में है, स्टेबल है। और इंडियन रुपी यूएस डॉलर एक्सचेंज रेट भी अभी कंसोलिडेशन मोड में है, एट ए हायर लेवल, बट नॉट ए मैटर ऑफ वरी एज ऑफ नो। कमोडिटीज़ ऑफ कोर्स वो कूल डाउन नहीं हो रही हैं, और वो एक उसका इम्पैक्ट इन्फ्लेशन पर रहेगा। तो जैसा कि असेसमेंट है अभी आरबीआई का भी और फेड का भी, कि इट इज़ टेम्परेरी बिकॉज ऑफ सप्लाई साइड इश्यूज। तो जैसे जैसे इकोनॉमी खुलती जाएंगी ये इश्यूज रिजॉल्व होते जाएंगे। तो इन पॉइंट्स के ऊपर में तो चीज़ें पॉजिटिव ही दिख रही हैं अपने को। नाउ इफ यू गो टू द चार्ट्स, निफ्टी के चार्ट को आप देखेंगे, ये वीकली चार्ट है। ये 10 हफ्ते के कंसोलिडेशन के बाद में ये ब्रेकआउट हुआ,
और हम 16,238 का क्लोज हो गए। अब ये जो बहुत हेवी रेजिस्टेंस था पहले 16,000 और 15,900, अब ये सपोर्ट का काम करेगा। तो अब हमारा रेंज यहाँ से एक डिफाइन हो रहा है, नीचे की तरफ 15,900, ऊपर की तरफ राइट नाउ वी कांट से बिकॉज इट इज़ अ ब्लू स्काई जोन, ऊपर वहाँ तक अभी पहले हम कभी गए नहीं। उम्मीद है कि अभी जो दूसरे फैक्टर्स पे हम निगाह डालेंगे तो लगता है कि 17,000 के प्लस तक के टारगेट्स आ सकते हैं। तो आई वुड गो बाय रेंज ऑफ 15,900 ऑन द लोअर साइड एंड 16,700 और 800 ऑन द अपर साइड। ये इस महीने की, अगस्त महीने के लिए हम रेंज एक असेस कर सकते हैं। इसके डेली चार्ट पर आप अगर देखेंगे निफ्टी के, तो आप ये देखिए कि यहाँ पर ये डेली कैंडल है, तो इस जगह पर एक गैप क्रिएट हुआ है 16,136 के बाद ये गैप क्रिएट हुआ है। और जैसे हमने पहले एक डिस्कस किया था कि गैप्स जब भी होते हैं तो वो फिल भी होते हैं, देखिए टेंडेंसी हो। तो ऊपर जाने से पहले एक पॉसिबिलिटी है कि इस गैप को क्लोज करे एक बार निफ्टी और 16,050 16,070 के आसपास आ जाए वो, तो दैट विल बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली फॉर अस। कमिंग टू बैंक निफ्टी, यहाँ पर भी कंसोलिडेशन आपने देखा 10 हफ्ते के बाद ये ब्रेकआउट हुआ, लेकिन बैंक निफ्टी का ब्रेकआउट अभी इतना स्ट्रांग नहीं लग रहा है। बैंक निफ्टी अभी भी अंडर परफॉर्म कर रही है निफ्टी को, और यहाँ पर अब हमारा सपोर्ट है 35,544 जो हमारा वी वैप लेवल है यहाँ पर, ये हमारा सपोर्ट है। अब हमारा उम्मीद है कि ये 36,000 क्रॉस करेगा पहले, 36,000 क्रॉस करने पर ही डिसाइसिवली वो स्ट्रेंथ मालूम पड़ेगी। अपसाइड में टारगेट्स इसके काफ़ी हाई आ रहे हैं, 38,000 प्लस के भी टारगेट्स आ रहे हैं। ये बैंक निफ्टी शुड बी द फैक्टर विच विल ड्राइव निफ्टी ऑल्सो बियॉन्ड द नेक्स्ट माउंट 17,000, दैट इज़ माई असेसमेंट। अब इसके पीछे जो फैक्टर्स, जो हम लॉन्ग टर्म फैक्टर्स की बात कर रहे थे, उसके लिए मैं आपको एक ये चार्ट दिखाना चाहता हूँ। ये आप लोगों की रडार में रहना चाहिए हमेशा। ये चार्ट है हमारा निफ्टी पी चार्ट, प्राइस टू अर्निंग। पी मीन्स प्राइस टू अर्निंग, एक रेशियो होता है ये, प्राइस डिवाइडेड बाय द अर्निंग पर शेयर। तो निफ्टी का पी कैसे निकलता है? निफ्टी का पी निकलता है उसके जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, जो 50 स्टॉक है निफ्टी के अंदर, उनका प्राइस एज पर देयर वेटेज डिवाइड बाय देयर अर्निंग पर शेयर एज पर देयर वेटेज, उससे वो पूरी निफ्टी का एक प्राइस अर्निंग रेशियो निकालते हैं। और प्राइस इसका एक जो हमारा लॉन्ग टर्म एवरेज है वो करीब 20 के आसपास आता है, यानी 20 के ऊपर जब भी पी जाएगा निफ्टी का, तो ये समझा जाएगा कि निफ्टी महंगा होता जा रहा है, एक्सपेंसिव होता जा रहा है। और 20 के नीचे उसको एक बाय जोन मिलता है। बहुत सारे बड़े फंड्स, पेंशन फंड्स हैं, वो इसी बेसिस पे ही इन्वेस्टिंग करते हैं अपनी लॉन्ग टर्म पीई के बेसिस पे। अगर इस लेवल से नीचे पीई आएगा तो हम बाय करेंगे, और उस लेवल ऊपर ऊपर जाने के बाद में हम सेल करेंगे, क्योंकि एक रेंज डिसाइड करके चलते हैं वो लोग। तो अभी हम देख रहे हैं कि हमारा जो करंट निफ्टी का पी आज की तारीख में खड़ा है 26.51। 26.51 इज द करंट पी। इसके हिसाब से आज हमारा प्राइस क्या है? 16,238। नाउ प्राइस डिवाइडेड बाय दिस, ये हमारा अर्निंग पर शेयर देता है। अर्निंग पर शेयर हमारा आ रहा है 612 फॉर निफ्टी। अब समझिए कि अगर ये हमारा पी रेशियो 26.51 की जगह 30 हो जाए, 30, तो क्या होगा? तो हमारा निफ्टी कहाँ होना चाहिए? तब हमारा निफ्टी होगा 30 मल्टीप्लाइड बाय दिस अर्निंग पर शेयर 612, ये करीब करीब आएगा 18,375 के ऊपर। दैट मीन्स अगर हमारा निफ्टी का पी 30 तक पहुंचता है तो हमारा निफ्टी की इंडेक्स 18,000 क्रॉस करेगा। क्या इसके पहले 30 पहुंचा है? यस, इसके पहले आप पहले देखेंगे तो 42 तक गया ही है, लेकिन इसको हम एबनॉर्मल मानते हैं 42 को, क्योंकि यहाँ पर
बहुत सारा पैसा फेंका जा रहा था मार्केट के अंदर और ये अंधाधुंध बाइंग हो रही थी, और अर्निंग उस टाइम तक कंपनीज की, क्योंकि कोविड पीरियड था तो अर्निंग्स आई नहीं, अर्निंग्स लो थी, अर्निंग पर शेयर कम था, तो इसलिए पी रेशियो हाई दिख रहा है। लेकिन इसके पहले भी अगर आप जाओगे, ये मैंने डाटा आपको दिया है जून 2019 का, जब कोविड कहीं पर भी सिनेरियो में नहीं था, तब भी हम ऑलमोस्ट 30 तक गए हैं पीई में, 29.90। उसके पहले हम 28.29 जनवरी 2008 में गए हैं, और उसके पहले 28.47 सन 2000 में गए हैं। लेकिन इसके आप यहाँ पर देखेंगे कि इसके बाद मार्केट्स गिरे हैं, जब भी इस हाई पी पे पहुँचने के बाद मार्केट गिरे हैं। तो यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी है कि क्योंकि पैसा आ रहा है, वर्ल्ड ग्लोबल इकोनॉमीज में पैसा डाला जा रहा है, और ये कि चाइनीज़ फैक्टर जिसकी हमने बात करी कि अगर वहाँ से पैसा शिफ्ट होकर यहाँ आता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि ये हमारा पी राइज करे और हम 30 पी तक चले जाएं, और 30 पी तक जाएंगे तो हमारा निफ्टी 18,000 क्रॉस करेगा। तो ये बात भी ध्यान में रखें कि निफ्टी 18,000 क्रॉस करेगा, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि हम इकोनॉमी बहुत अच्छा कर रही है, क्योंकि ये वो स्टॉक्स हैं जो निफ्टी को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, वही स्टॉक्स बढ़ेंगे। वो बड़ी कंपनियां हैं, वो मार्केट शेयर को कैप्चर कर रही हैं, छोटे लोगों का, छोटे बिजनेस का मार्केट शेयर बड़ी कंपनीज के पास जा रहा है, इसकी वजह से उनकी ग्रोथ हो रही है। तो उनकी ग्रोथ होगी, उनका अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा, तो निफ्टी बढ़ेगा। तो ये अपने को ध्यान रखना है। तो हमारा जो लॉन्ग टर्म, एक जो वाइडर जो रेंज है, जो मैं बात कर रहा था शुरू में, शॉर्ट टर्म रेंज हमारी हो गई 15,900 से 17,000 के बीच में, या 16,800 के बीच में। जो वाइडर रेंज है, इट कैन बी अपर साइड में 18,000, और लोअर साइड में इट कैन गो अप टू से 14,000। अगर ये पी हमारा 26.51 के बजाय नीचे 24 पर आ गया या 23 पर आ गया, तो हम 14,000 निफ्टी पर आ जाएंगे। तो ये सब डिपेंड करेगा कि कंपनीज कैसे ग्रो करती हैं, आगे चल के वो कैसे रिजल्ट्स डिक्लेयर करती हैं अपने, जो है ग्रोथ होती है कि नहीं होती है। अगर ग्रोथ इम्पैक्ट होगी तो ये पी नीचे आएगा और निफ्टी भी नीचे आएगा। तो बड़ी जो रेंज है हमारी, वो 14,000 से 18,000 के बीच में हमारा असेसमेंट है, बेस्ड ऑन दिस डाटा। So this is all as far as the analysis is concerned. Coming to the stocks which we discuss every week. तो नेक्स्ट वीक के लिए हमारे दो स्टॉक हमने एनालाइज किए हैं। वन इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और दूसरा है हमारा गुजरात एल्केलीज। बाइंग रेंज हमारा एसबीआई के लिए 435 एंड गुजरात एल्केलीज के लिए 512, जो के टारगेट्स हैं वो दिए हुए हैं। तो दैट्स ऑल folks for this week. Thank you for watching, and keep watching, my request. And if you have not subscribed to the channel till now, please subscribe. Thank you so much.